हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस यू टेक एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए जो हमारा पेरीमीटर एंड एरिया था, जो जिसका लेक्चर नंबर 4 तक हमारा हो गया था, वो लेक्चर को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने बेसिक सीखे थे, प्रैक्टिस सेट 44 का हमने कंप्लीट कर लिया सारा क्वेश्चंस। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे करने के लिए, होप आपने किए होंगे। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 45 स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर 5 होगा इस चैप्टर का। हमने यहाँ पर इसका भी बेसिक सीखा था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताया था और एरिया ऑफ स्क्वायर भी बताया था, तो उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, स्टार्ट कर दे हम लोग, स्किप मत करना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या दिया है, अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड। अब देखो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब उसकी जो लंबाई है ना वो 45 सेंटीमीटर की है, और जो ब्रॉड है मतलब वो कितना वाइड है, मतलब कितना चौड़ा है वो उसका कितना है 26 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ एक कैलेंडर बना लिया, घर में जो कैलेंडर होता है ना वो, ठीक है। तो घर में जो डेट वाला कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर को हम लोग नाम दे देते हैं ABCD और D। अब यहाँ पर इसका लॉन्ग कितना लॉन्ग है, कितना लंबाई है इसका 45 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइडनेस किसका, इतना वाइडनेस कितना है इसका 26 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अभी आप लोग सोच रहे होगे कि ये यहाँ पर बताया भी नहीं है रेक्टेंगुलर कैलेंडर है या स्क्वायर वाला कैलेंडर है, नहीं बताया, लेकिन हमें खुद पहचानना है। पता है कैसे? यहाँ पर देखो, रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी थी और स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी थी। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होती है। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी थी कि सारे साइड का वैल्यू इक्वल होता है। यहाँ एक साइड का वैल्यू है 45 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का 26, अलग अलग है, एक नहीं है, मतलब ये तो स्क्वायर है ही नहीं। अब यहाँ पर ये कितना वाइड है 26 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब 26 सेंटीमीटर चौड़ा है ये कैलेंडर। तो इसके जो अपोजिट वाला साइड होगा, समझो भाई ये है सेगमेंट AB, तो AB का वैल्यू है हमारा 26 सेंटीमीटर। अगर इसके सामने का साइड CD का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। प्रॉपर्टी है ना रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। अब यहाँ पर AC एक और लाइन है, AC का अपोजिट साइड कौन सा है BD, AC का अपोजिट BD है ना, तो यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। वही सेम प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का। अब यहाँ हमें साइड पता चल गया है, लेंथ पता चल गया है, ब्रेड्थ पता चल गया। अच्छा, अब लेंथ और ब्रेड्थ कैसे फाइंड करते हैं, इसका एक ट्रिक है। देखो आप लोगों को ना क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि इतना ये साइड इसका लेंथ है, समझो ऐसा नहीं आएगा कि AC इसका लेंथ है। आपको डायग्राम भी खुद से बनाना है। देखो इसका डायग्राम था क्या क्वेश्चन में? नहीं। टेक्स्ट बुक में डायग्राम था? नहीं। इसको नाम दिया था? नहीं। नामकरण कर दिया, यहाँ पर इसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कितना भी बड़ा मतलब लेंथ होगा या तो ब्रेड्थ होगा, तो अब हमें पहचानना कैसे कि भाई लेंथ कौन सा है और ब्रेड्थ कौन सा है। जो हमेशा बड़ा वैल्यू होगा, मतलब यहाँ बड़ा वैल्यू किसका है AC, 26 से बड़ा होता है ना 45, AC ये बड़ा वैल्यू है इसका, मतलब ये हो गया हमारा लेंथ। अब BD इसके अपोजिट साइड है, ये भी बड़ा है, ये भी हो गया हमारा लेंथ। अब यहाँ क्या बचा अकेला, 2 ब्रेड्थ। लेंथ हो गया, ट्रायंगल में रेक्टेंगल में खाली 2 ही चीज होती है, लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर वो सब लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट वेटमेंट, उसका भी आधा मार्क होता है, बोर होता है लेकिन लिख लेना। देखो, लेट द पेज ऑफ कैलेंडर बी रेक्टेंगल ABCD। हमने इसको नाम दे दिया, एग्जामिनर को नाम पता चलना चाहिए ना, नाम क्या है। ये पेज का नाम दे दिया हमने रेक्टेंगल ABCD। अब यहाँ पर इसका लेंथ क्या है, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या है भाई AC, एक और लेंथ है ना, खाली एक ही साइड थोड़ी ना, उससे 2 साइड होता है ना, मतलब 4 साइड होता है कुल मिला के, और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो BD भी हमारा लेंथ ही है। अब इन लोग का प्रॉपर्टी क्या है पूरा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ब्रेड्थ क्या है, ब्रेड्थ नहीं दिया, उसका वाइड दिया है, कितना वाइड है। लेकिन अभी वाइड अगर आया एग्जाम में, देखो कौन से वर्ड आते हैं चौड़ाई को लेके, यहाँ लिख देता हूँ। पहला वर्ड तो हमारा यही है ब्रेड्थ, फॉर्मूला में वही यूज होता है। दूसरा वर्ड आता है हमारा ब्रॉड, बोलेंगे कि इतना ब्रॉड है ये,
तीसरा वर्ड आता है जो ये क्वेश्चन में आया है, वाइड। इन तीनों का मतलब एक ही है, उसकी जो चौड़ाई होती है कितना सेंटीमीटर का, वो यहाँ मीटर भी हो सकता है, जैसा कोई प्लेग्राउंड दे दिया तो वहाँ मीटर हो जाएगा। अब यहाँ इसका ब्रेड्थ कितना आएगा, ब्रेड्थ का वैल्यू दिया देखो, एक सेकेंड, हाँ ब्रेड्थ का वैल्यू दिया देखो 26 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है इसका, ए बी है ब्रेड्थ इसका और सी डी है, तो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, पहले ए बी लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू, अब इसका भाई वैल्यू कितना है, 26 सेंटीमीटर वैल्यू है, इतना लिख दिए। यहाँ तक हमने पूरा लिख दिया है, मतलब क्या क्या चीजें दी हुई है क्वेश्चन में और हमने क्या अलग से किया है। अब यहाँ पर फाइनली इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ना, ए बी सी डी इज इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं लिख के आता भाई। लेंथ, लेंथ क्या है इधर 45 सेंटीमीटर, अब ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, दोनों का वैल्यू एक ही है तो एक ही लेंगे हम, 45 इंटू 26। अब आपका अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखो मैं साइड में रफ करता हूँ, 45 है ना, 45 इंटू 26, 6 5 30, 6 4 24, 27। अभी यहाँ पर ये यहाँ पर आप क्रॉस भी डाल सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो और ये डैश भी डाल सकते हो, 5 2 10, 4 2 8 1 9, 0 7 और ये 11, इतना आ गया आपका वैल्यू 1170। अब क्या लिखोगे, खाली सेंटीमीटर लिखोगे 1170, नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर, मैंने बताया था बेसिक वाले लेक्चर में, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना वो लेक्चर, उसमें बताया था कि एरिया का जब भी लिखते हो ना एंड का यूनिट, तो यूनिट लिखना ही है, वो कंपलसरी है, लेकिन स्क्वायर नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ तक हमारा ये पहला सम हो गया प्रैक्टिस सेट 45 का, स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस सेट 45 का जो सेकंड सम है, मतलब वो हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन रीड करना है पहले सही से, जो उसके कंडीशंस होते हैं ना वो अगर रीड नहीं करोगे तो मतलब जो आपका डायग्राम है, वहाँ क्वेश्चन में तो डायग्राम नहीं बना के दिया है, आपको डायग्राम खुद से बनाना है, उसको लेबल खुद से करना है, वैल्यू खुद से लिखनी है और आंसर भी खुद से लिखना है, आंसर तो खुद से लिखना होता है ये भी, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ बेस 4.8 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर उसका बेस 4.8 सेंटीमीटर है और हाइट 3.6 सेंटीमीटर है। यहाँ देखो एक ट्रायंगल बनाया, इसका एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है ना शेप दिया है, बनाया मैंने, आप लोग को भी एग्जाम में बनाना है खुद से, और इसको लेबल भी करना है, वैल्यू भी लिखनी है। अब यहाँ पर मैंने समझो एक ट्रायंगल बना दिया, वो ट्रायंगल का नाम मैंने खुद से दिया ना, तो एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, तो यहाँ कैसे लिखने का, लेट ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं एक शॉर्ट फॉर्मूला में लिखते हैं, लेट दी ट्रायंगल whose base and height is 4.8 centimeter and 3.6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा, ये मैंने कैसा लिखा है और आपको एग्जाम में टाइम बचेगा ये लिखने से। रेस्पेक्टिवली बी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये मैं टाइम पास में नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग को भी एग्जाम में लिखना है, नहीं लिखोगे इसका पूरा 1 मार्क होता है। जो स्टेटमेंट लिखते हो ना, अगर कोई शेप नहीं है क्वेश्चन में ना नाम है उसका, तो आपको स्टेटमेंट खुद से बना कर लिखना है और उसका 1 मार्क होता है पूरा। और ये ऐसे क्वेश्चन आपको खाली 2 मार्क के लिए आते हैं, ज्यादा नहीं, 2 मार्क के लिए, ठीक है। कभी कभार 2 मार्क के लिए भी बहुत हार्ड सम आते हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जितने भी सम्स कराऊंगा ना मैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक बार वीडियो देख लिए, बुक में लिख लिए, आपको आ गया वो,
फिर उसके बाद जाके एग्जाम में अरे ये तो आता है लिख दो, नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस करना है ये सारे फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज तो अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ अभी इसको जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये शॉर्ट में लिखा है, नहीं तो हम यहाँ तक भर जाता अगर अभी बड़ा सा लिखते। तो क्या लिखा है, लेट द ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट इज 4.8 एंड 3.6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, हम लोग के मैं जब मतलब पढ़ता था ना 7th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग के स्कूल में सर थे एक, वो सर ना हम लोग को कैसे बताते थे रेस्पेक्टिवली को, कि ऐसा अगर लिखना है ना स्टेटमेंट, देखो जैसा अगर मैं बोलूँ लेट द ट्रायंगल हुज बेस एंड हाइट इज 4.8 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर इज्जत से। रेस्पेक्टिवली का मतलब हिंदी में होता है इज्जत से। अरे मतलब ये मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच में इसका मतलब इज्जत से ही होता है। इसका ये मैथ्स में मतलब क्या है कि जो बेस है, जो वैल्यू मैंने पहला लिखा है उसी का जो पहला नंबर आएगा ना वो इसकी वैल्यू है। अगर ये लिख दिए तो आपका स्टेटमेंट भी छोटा हो जाएगा, और ये रेस्पेक्टिवली लिखने से ना ऐसा लगता है जो एग्जामिनर चेक करने वाला उसको लगता है कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। रेस्पेक्टिवली लिखने का क्या मतलब है कि जो पहला वैल्यू होगा वो बेस का होगा, जो दूसरा वैल्यू होगा वो हाइट का होगा यहाँ पर। अब सॉल्व करते हैं, सब तो हो ही गया है। अब इसको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सारे एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, पूरा मैथ्स सबका। और साइंस में भी जो फिजिक्स है ना, कुछ मोशन वाला है और वो मास वाला है, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर नहीं याद किए ना, कितना भी याद करके जाओ भाई, अगर तुम आंसर याद कर ले रहे हो, कुछ कुछ मतलब स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट को रट्टा मार के जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के स्टेटमेंट को रट्टा मार लेंगे, फॉर्मूला को रट्टा मार लेंगे। फॉर्मूला को ना पहले समझो कि है क्या उसमें। जैसा अभी रेक्टेंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ 1/2 नहीं बोलने का, हाफ बोलने का, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बार बार रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस और हाइट को हाफ करना पड़ेगा। क्या समझे, बेस और हाइट को हाफ करना पड़ेगा, तब जाके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। अगर ये याद करके जाओगे ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो थोड़ी देर के लिए याद रहेगा। लेकिन अगर 8th में चले गए, 9th में चले गए, 10th में चले गए, तो ऐसे ही फॉर्मूला आएंगे, लेकिन तुम लोगों को लगेगा कि ये पहली बार है, जबकि ये 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या दिया है 4.8 सेंटीमीटर। अब पॉइंट है तो डरना मत, बता रहा हूँ कैसे करना है। हाइट कितना दिया है 3.6 सेंटीमीटर। अब देखो पॉइंट है, बोलेंगे कि भैया इसका हाफ कैसे करते हैं। देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना है, 6th स्टैंडर्ड में ना डेसिमल फ्रैक्शन नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर में क्या दिया है कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट लगा है ना 4.8, तो पॉइंट को कैसे हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए देखो जितने नंबर बाद पॉइंट लगता है उतना 0 लगा देने का 1 के आगे, और उसको डिवाइड करने का। यहाँ देखो 4.8 है, कितने नंबर बाद पॉइंट लग रहा है, राइट। हम लोग मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, तो राइट साइड से गिनना है। कितना नंबर है राइट साइड में, 1 है, उसके बाद पॉइंट है, मतलब 1 नंबर है तो सिर्फ 1 0 लगेगा। अपॉन करो और 10 लिख दो। अगर यहाँ पर 4.8 1 होता तो 1 और 8 2 नंबर हो गए ना, फिर पॉइंट है तो फिर आप यहाँ एक और 0 ऐड कर देते। ठीक है, ये पॉइंट हटाने का ट्रिक है। इसमें भी सेम, एक ही नंबर के आगे भाई पॉइंट है, तो पॉइंट हटाने के लिए एक ही 0 लगा के 10। अब सोचोगे कि इसको डिवाइड करना है काट के, नहीं, अगर लगा दिए ना एक बार, ये अपने आप पॉइंट गायब हो जाता है। 10 इसको हटा देता है, इसका भी हटा देता है, डायरेक्ट ये 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 36 हो जाएगा। समझे। अब इसको कैंसिल करना इजी है, अगर यहाँ तक हो गया ना, कैंसिल करना इजी है। 2 डिवाइड में 48 मल्टीप्लाई में, इसको मत काटने लगना, ये तो अभी ये भी कैंसिल हो सकता है ना, इसको काटोगे तो फिर 48 कहाँ जाएगा। यहाँ देखो अभी 2 1 जा 2 24 जा, 24 का डबल करोगे तो 48 आता है। देखो मैं 24 सही से लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक इतना लिखा। अब जगह का 1 सेकेंड यहाँ लिख देता है। अगर यहाँ पर इसका इधर ही सॉल्व हो सकता है, यहाँ पर है इसका कंटिन्यूड पार्ट। यहाँ से क्या बचा, अभी ऊपर 1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 48 गया, क्या बचा 24
मल्टीप्लाई है, आगे तो 36 बचा ही है। कितना आएगा आंसर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 24 1 24, 24 इंटू 36 करते हैं, 3 6 24, एक सेकेंड, हाँ 3 6 24, 6 2 12, 114, 3 4 12 और 3 2 6, 1 7 4 6 8, 864 आ रहा है आपका आंसर। अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे क्या बोल रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, 864 आ रहा है आपका आंसर। यूनिट क्या लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, समझे? यहाँ तक हो गया हमारा ये सम। अगर यहाँ पर आपको आया फाइनल आंसर में कि पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ लगाना है, देखो कितने नंबर बाद पॉइंट है, एक ही जीरो है ना, तो यहाँ अगर आया पॉइंट लगाने तो 86.4 लिख देना। ऐसे तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने जो एग्जामिनर होगा क्वेश्चन बनाने वाला, उसके दिमाग में ज़्यादा ही कुछ आ गया क्वेश्चन कि बच्चों को परेशान करना है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए, वैल्यू पॉइंट में तो आंसर भी पॉइंट में आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं बोला है ना, तो आंसर ऐसा ही नॉर्मल आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। फ्रेंड्स यहाँ हमने पॉइंट डाल दिया है क्योंकि जो नंबर है ना 3 और 6, समझ लो जो 3.6 है और 4.8 है, तो जो 6 और 8 अगर हम उसको एक साथ लिखेंगे तो 2 नंबर के बाद एक पॉइंट लगता है। हम लोग ने भी सेम 2 नंबर के बाद एक पॉइंट लगाया, इसका एरिया आ गया 8.64। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स अभी तक हमने यहाँ प्रैक्टिस सेट 45 के 2 सम कंप्लीट कर लिए। ये 2 सम हमारा पहला मतलब जो एग्जाम्पल था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला वो और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये 2 फॉर्मूला के हमने एक एक सम कर लिए। अब कल आपको एक और लेक्चर वीडियो आ जाएगा जो इसी प्रैक्टिस सेट का होगा, जो एंड के 3 सम्स बाकी है ना वो मैं एक बार करा दूंगा, ठीक है? तो अगर आपको ये इसमें से मतलब जो ट्रायंगल का है ना फॉर्मूला वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा सा। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है, मेल करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू।